हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे तथा जो 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें इंक्लूडेड है हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें से एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में किस तरह और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, हरियाणा के इंस्ट्रक्टर के पेपर से पहले मैं जो राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर के हैं उनके पेपर में सोल्व करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप काफ़ी जो ट्रेड है उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द विड्थ ऑफ फोरबिडन गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्टर बैंड इज़ वेरी लार्ज देन द मटेरियल इज। यदि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच निर्देशित अंतराल की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा हो तो परिणामी पदार्थ क्या है। इफ़ द विड्थ ऑफ द फोरबिडन गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लार्ज देन द मटेरियल विल बी इंसुलेटर। तो वो क्या होगा, सुचालक होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट टू फॉर्म एन एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का डोनर अपमिश्रण तत्व है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो उसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है वो इम्प्योरिटी होती है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज ए डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट टू फॉर्म ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व के बीच संबंध क्या है। तो जो रिलेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच जो रिलेशन होती है वो होती है B = μH। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जो B है यहाँ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो ये बाकी जो थर्ड जो कांस्टेंट दिया गया उसको हम बोलते हैं म्यू। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर फॉरवर्ड बायस देन द रीजन ऑफ द ऑपरेशन इज। यदि एक ट्रांजिस्टर के इनपुट एवं आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो संचालन का क्षेत्र कैसा होगा। यदि आउटपुट और इनपुट जंक्शंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर इन फॉरवर्ड बायस देन द रीजन ऑफ द ऑपरेशन विल बी सैचुरेटेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैचुरेटेड या सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉइंट वेयर DC लोड लाइन एंड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरसेक्ट इज। वह बिंदु जहाँ DC लोड लाइन और फॉरवर्ड विलक्षणता प्रतिच्छेदन करते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं स्थिर बिंदु या क्विसेंट पॉइंट। द पॉइंट वेयर DC लोड लाइन एंड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरसेक्ट, जब दोनों एक जगह एक बिंदु पर मिलते हैं जो DC लोड लाइन और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्थिर बिंदु या क्विसेंट पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर इज मेनली यूज इन द फुल वेव रेक्टिफायर या फुल तरंग दृष्टकारी में इसका उपयोग
किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए फॉरवर्ड करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज 70 मिली एम्पियर देन द वैल्यू ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस विल बी। यदि पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड करंट 70 मिली एम्पियर है तो गतिशील प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा वो होगा 0.37 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ FET ओवर BJT इज। BJT पर FET का जो महत्वपूर्ण लाभ है वो क्या है। तो FET स्टैंड फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और BJT स्टैंड फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जो BJT पर FET का जो महत्वपूर्ण लाभ होता है वो ये होता है कि जो वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, बहुत उच्च इनपुट प्रतिरोध होता है BJT पर FET का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पर करंट का लाभ क्या है। तो जो करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है IE टू द IB। तो जो एमीटर करंट टू द बेस करंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। IE स्टैंड फॉर एमीटर करंट, IB स्टैंड फॉर द बेस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 14। जो एक 0.14 के समक्ष बाइनरी क्या होगा। तो सिंपल है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया 14, उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी डिजिट में। तो जो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो इसको मतलब सिंपली हमें क्या करना है, जो 14 जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसको बाइनरी नंबर में बदलना है। तो उसको कैसे बदला जाता है देखिए। तो ये हमने 14 लिख लिया और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 साते 14, आंसर कितना आया 0। तो वो यहाँ लिखते चलेंगे। 2 तिया 6, आंसर कितना बचा 1। ये तब तक करना है जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। 2 एकम 2, कितना आंसर बचा 1। तो यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1। तो आज लास्ट में अगर 0 आ जाए 1 आ जाए तो वहीं हमें रुक जाना है और जो करेक्ट आंसर होगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो 1 1 1 0। तो कोई भी सवाल हो, अगर आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है तो जो डेसिमल नंबर गिवन है, जैसे यहाँ 14 दिया हुआ डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में बदलना है। तो इसलिए हम बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 या 1 ना आ जाए और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे और वो हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 175। 175 के अष्टतम के समकक्ष क्या है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें भी इसमें भी एक डेसिमल नंबर दिया गया है 175। डेसिमल का बेस होता है 10। तो एक डेसिमल नंबर को हमें किस में बदलना है, ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में हमें बदलना है, मतलब इसका जो बेस होता है ऑक्टल नंबर का वो कितना होता है 8 होता है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, वही तरीका 175, वहाँ क्या किया था हमने 2 से डिवाइड किया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ हमें ऑक्टल में बदलना है, मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने पर 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 पे नहीं जाएगा तो 8 एकम 8। तो कितना बचा एलसीएम 7, वो यहाँ लिखते चलेंगे। फिर 8 से देंगे, 8 या 24 फालतू हो गया, 8 दूनी 16, 2 पे चला गया तो कितना बच गया 5। अब जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 आ गया तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 257। तो मतलब डेसिमल नंबर को अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8। तो जो डेसिमल नंबर दिया गया है उस और जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करेंगे और आंसर को जो बचता है एलसीएम उसको साइड में लिखते चलेंगे और रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 257।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अशाई इक्विवेलेंट ऑफ लेटर ए। अक्षर ए के बराबर जो अशाई है वो कोड क्या होता है। तो जो कैपिटल ए होता है, मान लो जो ए बी सी डी होती है ए से जेड तक, जो कैपिटल ए में जो अशाई कोड की जो शुरुआत होती है वो कितने नंबर से होती है 65 में। अगर ए बी सी डी में जो स्मॉल ए होता है वो किसके बराबर होता है 97। इसी तरह कैपिटल बी कितना हो जाएगा 66। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हुए चले जाएंगे और जेड तक चले जाएंगे। अगर जो स्मॉल ए बी सी डी होती है, स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है, उसमें ए 97 तो बी कितना होगा 98 और सी कितना होगा 99। तो ये आपको स्टैंडर्ड केवल 2 ही याद रखने हैं। जो कैपिटल अशाई कोड में जो कैपिटल ए होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 65 और स्मॉल ए जो होता है उसकी 97। तो आगे कुछ भी आ जाए तो आप उनको निकाल सकते हो। बस आपको अगर ए पता है 65 है, अगर आपसे एक्स पूछ ले, जेड पूछ ले, डब्ल्यू पूछ ले तो आप आराम से बता पाएंगे, क्योंकि आपको पहला पता है कि उसमें जोड़ते हुए उतने नंबर चले जाएंगे। और इसी तरीके से जो स्मॉल ए होता है वो 97 होता है। तो केवल आपको यह याद रखना है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि जो कैपिटल ए का मान नहीं पूछा गया, कैपिटल ए को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कराया गया। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट अभी जो पहले हमने 2 सवाल करे वो उसी तरीके से ये भी सवाल सोल्व होगा। तो कैसा होगा देखो आप। तो क्या करोगे, यहाँ लिख लोगे 60 यहाँ लिख लोगे आप 65। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते चलोगे 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर है, क्योंकि 0 और 1 इससे पता चल रहा है कि बाइनरी नंबर है। तो ये चला जाएगा 32, ये बच जाएगा 1। इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 8 0, यहाँ फिर करेंगे 2 से तो बचेगा 4 0। बाकी मैं आपको इधर लिख देता हूँ 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 0, 2 एकम 0। तो इनको क्या कर देंगे आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जो आंसर क्या आया 1 0 0 0 0 0 1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसने क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 को ऐड कर दिया है, वो डिजिट बनाने के लिए जो 8 डिजिट होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे 1 2 4 8 इस तरीके से होते हैं कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। एक ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से किस में बदलाव नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में आ रही लाइट जैसे 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इन्हें ट्रांसफॉर्मर जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती है, उसको बदला नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है या ईएमएफ समीकरण होता है वो क्या होता है। तो वो होता है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। तो जैसा कि आप जानते होंगे जो ट्रांसफॉर्मर में 2 कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो N है वो नंबर ऑफ टर्न है, तो N1 क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, E1 है ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, जो N2 है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और E2 है ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जो ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मर की वो होती है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड हैज़ एन इंड्यूस ईएमएफ ऑफ दिस 230 वोल्ट and drawn a current of 2 ampere RMS and having the angle between them is 83.76, then the value of the core loss is। बिना लोड वाले एक ट्रांसफॉर्मर में प्रेरित ईएमएफ 230 वोल्ट है और 2 एम्पियर का करंट खींचता है, तो उसके बीच का कोण 83.76 डिग्री है। तो कोर हानि का मान क्या होगा। तो जो कोर लॉस होते हैं, कोर हानि का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोर लॉस इज इक्वल्स टू VI कोस फाई। VI कोस फाई इकट्ठा ही है, VI कोस फाई।
तो कोर लॉस को हम डिनोट पीसी से भी करते हैं, या कोर लॉस इज इक्वल्स टू, तो सिंपली फार्मूला हमारा क्या बना, कोर लॉस को पीसी से भी कह सकते हैं, कोर लॉस इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। तो यहाँ में वैल्यू दी गई है वी की 230 वोल्ट, करंट की जो वैल्यू दी गई है वो 2 एम्पियर, और कोस 5 कोस 83.76 डिग्री। तो जो कोस की जो वैल्यू है, जैसे कोस 0, 30, 60, 90, 45, ये तो हम वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन जो कोस 83.76 की वैल्यू है वो हम कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 230 से, उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 50 वाट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोबारा बता देता हूँ कि आपका जो भी कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस को डिनोट करते हैं पीसी से, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई कोस फाई। तो वोल्टेज हमें दी गई है, करंट हमें दिया गया है, एंगल फाई हमें दिया गया है, वो हमें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी है वो होता है इंड्यूस ईएमएफ, आई होता है करंट, और फाई जो कोस फाई है या उसके अंदर जो फाई होता है वो होता है फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल ओप एम्प हैज़, एक आदर्श सक्रियात्मक परिवर्धन है। तो आइडियल ओप एम्प क्या होता है कि एक इनफाइनाइट एवी होता है, जो वोल्टेज गेन होती है उसके अंदर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज़ आर एफ इज इक्वल टू 2 मेगा ओम एंड R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम, देन द स्केल फैक्टर विल बी। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का RF 2 मेगा ओम है और R1 2 किलो ओम है, तो स्केल फैक्टर क्या होगा। तो जो स्केल फैक्टर मैं SC से लिख रहा हूँ, SC मतलब स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस RF टू द R1, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, माइनस RF की वैल्यू कितनी है 2, और मेगा मतलब 10⁻⁶ ओम। इसी तरीके से नीचे लिख देंगे 2 किलो में होता है 10⁻³ ओम, तो ओम से ओम कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो पावर 10⁻³ है 10⁻⁶ में से माइनस हो जाएगी, तो कितना आएगा -10⁻³ तो -10⁻³ कितना होता है, -1000। तो सिंपली क्या होता है कि जो स्केल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -RF टू द R1। तो यहाँ हमें RF की वैल्यू दी गई है 2 मेगा ओम, 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, 10⁻⁶ के बराबर होता है। तो कितना लिख देंगे, -2 गुणा 10⁻⁶ ओम, डिवाइड किससे करेंगे, R1 से, वो कितना 2 किलो ओम। तो 2 1 जो किलो होता है वो होता है 10⁻³ के बराबर, तो ओम से ओम कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 10⁻⁶ में से 10⁻³ माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, 10⁻³ तो -1000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा DC इज 0.98 देन द बीटा DC विल बी। अगर क्या दिए गई कि अल्फा DC हमें दिया गया, तो बीटा DC की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसको भी निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.98 टू द 1 माइनस 0.98, तो क्या आ जाएगा 0.98, और 1 में से 0.98 को माइनस करेंगे तो 0.02। अब इसकी दशमलव हटा देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 49। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर व्हेन स्लीप इज 100%। स्लीप के 100% होने पर इंडक्शन मोटर की गति कितनी होगी। अगर किसी मोटर की जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर स्लीपेज ही 100% है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कुछ नहीं होगी, 0 होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी सेम एज सिंक्रोनस स्पीड व्हेन स्लीप इज।
ये उसी का उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन आपसे। जो इंडक्शन मोटर की गति समकालीन गति के समान है तो स्लिपेज कितना होगा, तो स्लिपेज क्या होगा, 0 होगा। तो द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर विल बी सेम एज द सिंक्रोनस स्पीड, देन द स्लिप विल बी 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोटर स्टार्टर एंड रोटर फील्ड रोटेरी साइमल्टेनियसली। किस मोटर में स्टेटर रोटर क्षेत्र एक साथ घूर्णन करते हैं। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके अंदर जो मोटर स्टार्टर एंड रोटर जो फील्ड है वो रोटेट करते हैं साइमल्टेनियसली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SCR मीन्स। जो SCR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो SCR मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एनोड करंट टू मेंटेन द थ्रस्टी इन ऑन स्टेट इज। जो थ्रिस्टर को एक अवस्था में बनाए रखने के लिए न्यूनतम एनोड करंट कितना होता है। तो मिनिमम एनोड करंट टू मेंटेन द थैरिस्टर इन ऑन स्टेट द होल्डिंग करंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 टर्मिनल ऑफ SCR आर। जो SCR के जो 3 टर्मिनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है एनोड, कैथोड एंड गेट। तो एनोड SCR में क्या होता है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड रजिस्टर होते हैं, एक मिनट, जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसके अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो 3 टर्मिनल होते हैं, कैथोड, एनोड एंड गेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरवर्ड एनोड करंट ऑफ थैरिस्टर इज रिड्यूस बिलो द होल्डिंग करंट देन द थैरिस्टर रिमेन्स इन। यदि थैरिस्टर के फॉरवर्ड एनोड करंट को उसके होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाए तो थैरिस्टर किस अवस्था में रहेगा। तो थैरिस्टर जो ऐसी कंडीशन में किस में रहेगा, ब्लॉक स्टेट में या ब्लॉकिंग स्टेट अवस्था में रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TDMA स्टैंड फॉर। TDMA का जो मतलब क्या होता है, TDMA स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीपल असेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में संचालन का क्रम क्या है। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन द पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज सैम्पलिंग, क्वांटिटाइजिंग एंड एनकोडिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम बैंडविड्थ इज ऑक्यूपाइड बाय। निम्नलिखित विकल्पों में से जो अधिकतम बैंडविड्थ अधिकृत होता है वो किसकी होती है। तो जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है वो होती है FSK की। जो FSK स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल। तो FSK स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉजिटिव हाफ इंटरवल पल्स is followed by a negative half interval pulse for transmission of 1 then the current format is। यदि एक सकारात्मक हाफ इन्वर्टेबल पल्स का अनुगम एक नकारात्मक हाफ इन्वर्टर पंप द्वारा पल्स द्वारा संचरण एक किया जाता है तो इसका जो प्रारूप है वो क्या होगा। तो ये होगा मैनचेस्टर फॉर्मेट। जो इसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, मैनचेस्टर फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड एंगल सस्पेंशन या सस्पेंडेड बाय द स्फीयर एट इट्स सेंटर इज। किसी गोले द्वारा उसके केंद्र में निलंबित किए गए ठोस कण का मान कितना होता है। तो सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय द स्फीयर एट इट्स सेंटर इज 4 पाई स्टेरेडियन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लुमिनस एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सोल्ड एंगल इज या सॉलिड एंगल इज। किसी ठोस कोण स्रोत द्वारा प्रति इकाई उत्सर्जित लुमेन की संख्या कितनी होती है। तो नंबर ऑफ द लुमेन्स एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज
कैंडल पावर, उसको बोलते हैं कैंडल पावर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 25 cp लैम्प फ्रॉम ए नॉर्मली प्लेस स्क्रीन इन ऑर्डर दैट ऑफ द इल्यूमिनेशन शैल बी 5 लैक्स। एक सामान्य रूप से रखी गई स्क्रीन में 25 cp लैम्प के लिए दूरी का निर्धारण कीजिए जिसका प्रतिबंध 5 लैक्स है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है 2.24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PLC कैन बी एब्रीवेटेड एज। तो PLC का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है? तो PLC स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग आर। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं है। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग आर वर्चुअल रिले, कॉन्टैक्ट एंड कॉइल। जो रिले और कॉइल का जो कॉन्टैक्ट होता है वो आभासी होता है या वर्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम। कुल आंतरिक प्रतिबिंब तब बनता या होता है जब प्रकाश कहाँ से कहाँ यात्रा करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसन टू द रेयर मीडियम। जो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो जो TIR है वो टेक प्लेस करता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज 0.3 देन द एक्सेप्टेंस एंगल विल बी। तो एक्सेप्टेंस एंगल है वो क्या होगा? तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है NA, मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर। NA स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल्स टू साइन थीटा A। जो थीटा A है वो है एक्सेप्टेंस एंगल। तो NA की वैल्यू हमें दी गई है 0.3 और साइन थीटा A, तो थीटा A की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू को, तो थीटा A इज इक्वल टू 17.7 डिग्री निकल के आता है। क्योंकि वैसे तो हम साइन का मान बता सकते हैं कि साइन 0 कितना होगा, 90 पे, 30, 60, 45 पे तो बता सकते हैं, लेकिन जो और जो एंगल है अगर उनको कैलकुलेट करना है तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। तो सिंपली न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो NA इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई A। जो थीटा A होता है वो होता है एक्सेप्टेंस एंगल। तो NA की जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है फाइबर केबल का, हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का दिया हुआ है वो कितना है 0.3। तो यहाँ से हमें थीटा A जो मिलेगा वो मिलेगा 17.7। ही कैलकुलेट किया गया है साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is in an optic fiber the propagation angle of the light must be equal to or less than the which angle। एक ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के प्रसार कोण के बराबर या उससे होना अधिक चाहिए। तो इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल द प्रोपेगेशन एंगल ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वल और लेस देन द क्रिटिकल एंगल। वो क्रिटिकल एंगल से या तो बराबर हो या उससे कम हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is in an optical fiber refractive index of cladding material is dash than that of the fiber core material। cladding material के एक ऑप्टिकल फाइबर का अपवर्तन सूचकांक फाइबर कोर सामग्री की तुलना में कितना होता है? तो इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग मटेरियल इज लेस देन दैट ऑफ द फाइबर कोर मटेरियल। वो क्या होता है? कम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is if the angle of incident is 0 degree then the percentage of power loss when the light travels from air to water। जब प्रकाश वायु से यात्रा करता है, पानी से वायु की तरफ यात्रा करता है, यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो बिजली की हानि का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? तो वो होगा 2%। Next question is in a step index fiber the core index N1 is 1.45 and cladding index N2 is equal to 1.41 then the numerical aperture will be। एक स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो कोर इंडेक्स है N1 है 1.45 एंड
एंड क्लैडिंग इंडेक्स N2 है 1.41 है, तो संख्यात्मक अपर्चर है वो कितना होगा। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का। तो जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, N स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर, इज इक्वल्स टू N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो यहाँ N1 होता है कोर इंडेक्स और N2 होता है क्लैडिंग इंडेक्स। तो यहाँ हमें N1 की भी वैल्यू दी गई है और N2 की वैल्यू दी गई, 1.45 का स्क्वायर माइनस 1.41 का स्क्वायर। तब हम इसको सोल्व करेंगे, तो आगे बता देता हूँ मैं। तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसको 1.45 का जो स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, माइनस 1.41 का जब हम करेंगे तो ये आएगा 0.9881। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 0.1144। तब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.0338। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो न्यूमेरिकल अपर्चर है जो N है उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर द रूट N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, ये अंडर द रूट में होते हैं। तो यहाँ में N1 की भी वैल्यू दी गई है, N2 की भी वैल्यू दी गई है, तो उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.338। तो साथियों ये तो थे जो टेक्निकल पार्ट, जो हमारे 40 क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स हैं उनके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो येलो कलर से जो बने हुए हैं वो उनके आंसर होंगे। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में सब कुछ मिक्स आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके सब मिक्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों के काम आएंगे जो हरियाणा के हैं। अगर हरियाणा से कोई बाहर के हैं लेकिन हरियाणा के पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मैंने ज़्यादा सोल इसलिए नहीं कराया, फिर लंबी वीडियो होती, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं। ये अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए और रीजनिंग के भी। अब इसके बाद एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चन आएंगे। साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।